नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक अध्ययन में आशंका जताई गई है कि पिछले साल भारत की बिजली सप्लाई को चीन द्वारा बाधित करने का प्रयास किया गया। इसका उदाहरण पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में बिजली संकट है। इस दौरान मुंबई में अक्टूबर में कोविड महामारी के बीच बड़े पैमाने पर बिजली संकट आया, जिसकी वजह से ट्रेनें रास्ते में रुक गई थीं और घंटों तक अस्पतालों में बिजली सप्लाई बाधित रही। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है ये काम चीनी हैकर्स के एक समूह ने किया है। ये रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी गई है। बलात्कार को लेकर सुने जा रहे केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने एक बलात्कार अभियुक्त से कहा, यदि तुम बलात्कार पीड़िता से शादी करोगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम जेल जाओगे। मुख्य न्यायाधीश ने मोहित सुभाष चौहान नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। चौहान महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी के कर्मचारी हैं। उन पर नाबालिग स्कूली लड़की से बलात्कार करने का आरोप है और पॉक्सो के तहत मुकदमा चल रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब लड़की पुलिस के पास शिकायत लेकर गई, अभियुक्त की मां ने लड़की से कहा कि वह उससे शादी कर सकता है, लेकिन लड़की ने इससे इनकार कर दिया था। उसके बाद एक अदालत में कागज पेश किया गया जिसमें यह कहा गया था कि लड़की के 18 साल की होने पर अभियुक्त उससे शादी कर लेगा। वह लड़की 18 की हुई तो अभियुक्त ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं सोशल मीडिया पर सीजीआई के इस बयान को लेकर टिप्पणियां भी की जा रही हैं। केस में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि हम शादी का दबाव नहीं डाल रहे हैं, पर यह बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, वरना तुम कहोगे कि हमने शादी के लिए दबाव डाला। बता दें, अभियुक्त ने पहले कहा था कि वह शुरू में शादी करने को तैयार था, तो लड़की राजी नहीं हुई और अब वह शादीशुदा है और शादी नहीं कर सकता। उसके वकील ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह याचिकाकर्ता से पूछकर बताएगा। जस्टिस बोबडे ने यह भी कहा कि वे 4 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा सकते हैं और याचिकाकर्ता उसके बाद जमानत की अर्जी दे सकता है। असम में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आरजेडी पश्चिम बंगाल में भी उम्मीदवार उतारने जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसको लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की है। आरजेडी के टीएमसी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस उसकी विरोधी हो जाएगी, जो बिहार में सहयोगी है। बैठक के बाद बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी ने कहा कि वाम दलों और कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन केवल बिहार में है। यहाँ ममता दीदी को मजबूत करना और बीजेपी से मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है। दिल्ली में 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे संदीप दीक्षित ने कहा कि अब कांग्रेस में ऐसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं कि हम अपनी बात को खुलकर अच्छी भावनाओं के साथ कह सकें। सत्यहिंदी के पत्रकार नीलू व्यास के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर पर पट्टा बांधकर पार्टी को मजबूत करने के लिए निकल पड़े और हमें कांग्रेस वॉरियर्स की जरूरत है। पार्टी में G23 गुट के नेताओं के साथ बातचीत कैसे शुरू होगी, इस पर उन्होंने कहा कि अभी हमें यह नहीं पता है कि हमारा नेता कौन है। हमारे पास विचारधारा है, लेकिन कमांडर ना होने से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आखिर कौन वो ग्रुप है जो अगले 10 से 15 साल तक हमारा नेतृत्व करेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनावी अभियान संभाल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने लिखा है, मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर हमारे साथ मुख्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। पंजाब के लोगों के विकास के लिए साथ काम करने के लिए आशा है। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत ने सोमवार को कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह वारंट तब जारी किया जब समन भेजे जाने के बावजूद कंगना पेश नहीं हो पाई। अदालत ने करीब 1 महीने पहले कंगना को समन भेजा था। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की तरफ से आपराधिक अवमानना का केस दर्ज कराया गया है। इसी मामले में मुंबई के अंधेरी स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत सुनवाई कर रही थी। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ आपराधिक शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने रिपब्लिक टेलीविजन पर अपने एक इंटरव्यू में उनके खिलाफ मानहानिकारक और निराधार टिप्पणियां की थी। कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने कहा था, जावेद अख्तर भी सुसाइड गैंग का हिस्सा है, वह मुंबई में कुछ भी करा सकता है। बीजेपी के नेताओं के निशाने पर सबसे अधिक पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। अब नेहरू को लेकर दिए गए तमाम विवादित बयानों की कड़ी में राजस्थान बीजेपी के विधायक मदन दिलावर का भी बयान जुड़ गया है। दिलावर ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद की योजना पूर्वक हत्या करवाई थी। दिलावर ने रविवार को राजस्थान के राजसमंद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे तो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी थी और 1200 रुपए के लिए वो जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे।
नेहरू ने आश्वासन दिया कि आप पार्क में बैठिए, अभी मैं व्यवस्था करता हूं। जिसके बाद नेहरू ने अंग्रेज पुलिस को इस बात की सूचना दे दी कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो आतंकवादी चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठा है। कांग्रेस ने पूर्व पीएम नेहरू को लेकर दिए गए बीजेपी विधायक दिलावर के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। राजस्थान कांग्रेस के सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा, इतिहास के बारे में दिलावर की जानकारी बेहद खराब और तथ्यों से परे है। बढ़ती उम्र के साथ ही दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए दिलावर समय समय पर इस तरह के बेहुदे बयान देते रहते हैं। बता दें, इससे पहले ये बीजेपी विधायक किसानों को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। इन्होंने कहा था कि इन तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है, क्योंकि ये पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ चिकन बिरयानी खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐशो आराम कर रहे हैं और भेष बदल बदल कर वहाँ इस प्रकार से आ रहे हैं। इसमें आतंकवादी हो सकते हैं। ये बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान आम आदमी को रसोई गैस के सिलेंडर के बढ़ते दाम भी चिंता में डाल रहे हैं। 1 मार्च यानी आज एक बार फिर दिल्ली में सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब 14.2 किलो के सिलेंडर का दाम 819 रुपए हो गया है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 95 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर अब 1614 रुपए हो गया है। बता दें, फरवरी में सरकार 3 बार सिलेंडर के दाम बढ़ा चुकी है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है, एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई। आज से ही देश में कोरोना का टीका लगने के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने ये फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पीएम के कोरोना का टीका लगवाने के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, एनसीपी नेता शरद पवार ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना का टीका पूरे बिहार में निःशुल्क दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका निजी अस्पतालों में भी दिया जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। बता दें, इस बार कोरोना का टीका सरकारी अस्पतालों के अलावा उन निजी अस्पतालों में भी मिल रहा है जिनको सरकार ने निर्धारित किया है। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त में मिल रहा है तो निजी अस्पतालों में 250 रुपए तक पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बिहार में ये निजी अस्पतालों में भी मुफ्त मिलेगा। भ्रष्टाचार मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सरकोजी को एक न्यायाधीश को रिश्वत देने और सरकार में रहते हुए अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने के लिए दोषी पाया गया है। सरकोजी पर आरोप है कि उन्होंने एक न्यायाधीश को मोनाको में उच्च पद की नौकरी की पेशकश की और उसके एवज में अपनी राजनीतिक पार्टी के आपराधिक मामले की जांच के बारे में गुप्त जानकारी देने को कहा। हालांकि निकोलस सरकोजी ने खुद को बेगुनाह बताया है। बता दें, राजनीति से संन्यास ले चुके सरकोजी अभी भी कंजर्वेटिव्स के बीच प्रभावशाली हैं। सरकोजी ने 2007 से 2012 के बीच फ्रांस का नेतृत्व किया था। सैन्य तख्तापलट के बाद से हिरासत में ली गई म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की पहली बार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। इस दौरान उन पर एक और धारा लगा दी गई है, जिसके तहत उस सूचना के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है जो भय या चिंता को बढ़ावा दे सकती हो या सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकती हो। इससे पहले आंग सान सू की पर 6 वॉकी टॉकी रेडियो को अवैध रूप से आयात करने और कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को भंग करने को लेकर प्राकृतिक आपदा कानून के उल्लंघन करने का आरोप जोड़ा गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।